वॉइस न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत की वायु सुरक्षा सुनिश्चित और मजबूत करने में भारतीय वायुसेना की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। हमारी सेना दुनिया में उपलब्ध श्रेष्ठ फाइटर जेट द्वारा सुसज्जित और संचालित है। आज भारत समेत दुनिया की सभी बड़ी ताकतें पांचवी पीढ़ी के एडवांस लड़ाकू विमानों को सम्मिलित कर चुकी हैं या फिर सम्मिलित करने का मन बना चुकी हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर बेहतर पांचवी पीढ़ी के विमान विकसित करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य Su-57 फाइटर जेट की परियोजना पर आधारित एक आधुनिक स्टेल्थ विमान प्रदान करना था, जो कि विकास प्रक्रिया के तहत था। आज रूस का Su-57 प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है, लेकिन भारत 2018 में ही इस ज्वाइंट वेंचर से हट गया था। भारत ऐसी परियोजना से पीछे क्यों हटेगा, जब हमारे पांचवी पीढ़ी के विमान भविष्य में भारतीय वायुसेना को कई गुना शक्ति प्रदान करने वाले थे। शीत युद्ध न केवल दो शक्तिशाली ताकतों के बीच वैचारिक और राजनीतिक टकराव का काल था, बल्कि सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति का भी काल था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने शुरुआती दिनों में अपने विरोधी को खदेड़ने के इरादे से हथियारों की तरक्की और विकास के लिए भारी भरकम रकम खर्च की। इस प्रतियोगिता से कई बेहतरीन हथियारों का उदय हुआ। लड़ाकू विमानों के मामले में भी ये साफ हुआ, जिससे एक नई पीढ़ी के विमानों का विचार वियतनाम युद्ध के अंत में किया गया था। उस दिन वियतनामी सैनिकों ने 1 दर्जन अमेरिकी B-52 बम वर्षकों को सोवियत निर्मित S-75 मिसाइलों से मार गिराया था। B-52 आधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पिछली पीढ़ी S-75 की रडार की आंखों से आगे नहीं निकल सका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तब अपना पूरा ध्यान स्टेल्थ विमानों को बनाने पर केंद्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश ऐसे स्टेल्थ विमान विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो रडार से बच सके, लेकिन इनमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। 80 के दशक में अमेरिका के द्वारा पेश किया गया F-117 दुनिया का पहला स्टेल्थ विमान था। बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 बम वर्षक और F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों के साथ स्टेल्थ एक्सपर्टीज में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उस समय सोवियत संघ, जिसकी पश्चिमी यूरोप में सीमाएं थी, भूम आधारित बलों के लिए बेहतर हथियार बनाने में फोकस कर रहा था। अमेरिका के बेहतरीन विमानों का मुकाबला करने के इरादे से S-300 मिसाइल सिस्टम और उन्नत टैंक विकसित कर रहे थे। इनका समर्थन करने के लिए सोवियत रणनीति MiG-29 और Su-27 सहित आधुनिक विमान विकसित करने की थी, लेकिन सोवियत नेतृत्व इनसे बेहतर पांचवी पीढ़ी के विमान की आवश्यकता से अच्छी तरह वाकिफ था। 70 के दशक के अंत तक उन्होंने इस तरह की पहल शुरू कर दी थी, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद वित्तीय संकट के कारण इस परियोजना को रोकना पड़ा। रूस ने 2002 में पाक FA नाम से फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस बार बाजी सुखोई के खाते में गई। इसका उद्देश्य F-22 रैप्टर के समान स्टेल्थ विमान बनाना था, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इस परियोजना की रफ्तार बहुत धीमी थी। साथ ही उन्हें लागत कम करने के लिए Su-35 सहित पिछली पीढ़ी के विमानों के इंजन और एवियोनिक्स आदि घटकों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने इस विमान का नाम Su-57 रखा। ये वो समय था जब भारत और रशिया के संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल ने शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद दोनों देशों ने पांचवी पीढ़ी के विमानों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम पर विचार करना शुरू किया। Su-57 के आधार पर FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नामक एक परियोजना भी विकसित की गई थी। शर्त ये थी कि दोनों देश विमान की डिजाइन के लिए $6.6 बिलियन का निवेश करेंगे। इसके अलावा ये निर्धारित किया गया था कि लगभग 250 विमान रूस द्वारा और 214 विमान भारत द्वारा खरीदे जाएंगे। भारत ने भारत की जरूरतों के अनुरूप रूसी मॉडल में 40 से ज्यादा बदलावों की मांग भी की थी। सुखोई 57 की पहली परीक्षण उड़ान 2010 के आसपास हुई थी। भारत इस उड़ान को बड़े चाव से देखता था, क्योंकि उन्हें इस विमान का दूसरा संस्करण मिलने वाला था। तब ये बहुत स्पष्ट था, एक लड़ाकू जेट था जो कि हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करने और लचीला होने में सक्षम था। इसके अलावा रूस का तर्क यह था कि इनमें लगे आधुनिक रडार 400 किलोमीटर की दूरी पर विमान का पता लगा सकते हैं। Su-57 दुनिया के सबसे अच्छे स्टील्थ विमान F-22 से बड़ा था। ये अधिक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज F-22 रैप्टर से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंजन, विमान का दिल और एवियोनिक्स तंत्रिका तंत्र Sukhoi 35 के ही थे। हालांकि ये लागत कम करने के इरादे से किया गया था। पांचवी पीढ़ी के विमान में अप्रचलित पुर्जे फिट किए गए थे, जिसने इसकी गोपनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। क्योंकि ये आफ्टर बर्नर का उपयोग करके सुपर क्रूज करता था, इसलिए इंफ्रारेड रडार पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग दोनों आधुनिक पांचवी पीढ़ी के इंजनों का उपयोग करते हैं। आफ्टर बर्नर का उपयोग के बिना सुपर क्रूज कर सकते हैं, इसलिए उनके पास Su-57 की तुलना में बहुत बेहतर स्टील्थ है। उनका रडार क्रॉस सेक्शन एक छोटे तोते की तुलना में छोटा है।
क्योंकि Su-57 का रडार क्रॉस सेक्शन अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए आधुनिक रडार बड़ी दूरी पर उनका पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए Su-57 पर इस्तेमाल किए गए रडार 225 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरे Su-57 का पता लगा सकते हैं, लेकिन वही रडार F-22 के बेहतर स्टेल्थ के कारण केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका पता लगा सकता है। ये Su-57 की सबसे बड़ी कमी है। हमें याद रखना चाहिए, आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन रूस का तर्क है कि Su-57 की तुलना F-22 और F-35 से नहीं की जानी चाहिए। वे एक ऐसे आधुनिक विमान चाहते थे जो उनके श्रेष्ठ वायु रक्षा रडार के सामने काम कर सके, इसलिए Su-57 का डिजाइन एक अच्छे डॉग फाइटर होने के विचार पर आधारित है, लेकिन स्टेल्थ, ओल्ड एवियोनिक्स और आउटडेटेड इंजन का इस्तेमाल भारत को मंजूर नहीं था। परियोजना में देरी होने पर भारत ने 214 Su-57 को घटाकर 144 कर दिया। 2016 में रूस ने भी अपने ऑर्डर को भी काफी कम कर दिया और ये संयुक्त विमान बनाने की परियोजना अनिश्चित हो गई। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।